guys, welcome back. This side Dr. Shiv here, and this is the second part of surgery. Okay, so ये 2018 का रिकॉल पेपर होने वाला है और ये पार्ट फर्स्ट है सेकंड का. ओके, हम 10-10 क्वेश्चन ले रहे हैं बिकॉज केसेस हैं, एक्सप्लेन करने पड़ रहे हैं. और अब ये दूसरा पेपर है तो अब देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ से मतलब रिपीट होना स्टार्ट होते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि फॉल्स रिगार्डिंग डीप सेकेंड डिग्री बर्न. ओके, रिपीट टॉपिक है. लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछे थे बर्न से, अब फिर से एक बार बर्न से पूछा है तो ये टॉपिक मतलब रिपीट कहला गया. अब इसमें क्या पूछा था कि फॉल्स रिगार्डिंग डीप सेकेंड डिग्री बर्न. सेकेंड डिग्री बर्न का वो भी डीप वाला, क्या गलत है इसमें ऑप्शन में. ओके, चलिए पहले इसका हम बर्न्स की वो देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं. ओके, तो बर्न को 4 उसमें क्लासीफाई किया है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री. ओके, तो अब फर्स्ट डिग्री बर्न में हम देखते हैं क्या क्या होता है. फर्स्ट डिग्री बर्न में देखिए क्या होता है, इपिडर्मल बर्न होता है, सिर्फ इपिडर्मिस बर्न होती है. इन्वॉल्व ओनली इपिडर्मिस, डू नॉट ब्लिस्टर. ओके, इसमें फर्स्ट डिग्री बर्न में ब्लिस्टर नहीं फॉर्मेशन होता है. इरिथमेटस बिकॉज ऑफ डर्मल वेसल डायलेशन, सिर्फ इसमें रेडनेस आती है बिकॉज वेसल्स डायलेट होती हैं. और ये वाला फर्स्ट डिग्री बर्न पेनफुल होता है और हील विदाउट स्कारिंग. ओके, क्योंकि जस्ट फर्स्ट डिग्री है तो इपिडर्मिस हल्का सा हीट के कारण इरिथमा फॉर्म होगा, पेन होगा, और इसमें स्कार होने की संभावना नहीं है क्योंकि ब्लिस्टर नहीं बनते हैं. तो हील विदाउट स्कारिंग 5 से 10 दिन में पेशेंट फर्स्ट डिग्री वाला ठीक हो जाता है. ओके, तो ये बर्न वाला पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम बर्न से 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन बर्न से पूछा था और एक क्वेश्चन की बर्न हो गया है तो वेट दे रखा था वो पर क्लैंड फार्मूला. ओके, मतलब 4 इंटू वेट ऑफ द पेशेंट परसेंट इंटू परसेंटेज ऑफ बर्न. ओके, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है तो जाके चेक कर लेना. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बर्न वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्जरी के उससे. ओके, सेकेंड डिग्री बर्न क्या कहलाते हैं कि इसमें पार्शियल थिकनेस होती है, इसको पार्शियल थिकनेस बर्न कहा जाता है. और इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व्स इपिडर्मिस एंड सम पार्ट ऑफ डर्मिस. ओके, सेकेंड डिग्री में अब इपिडर्मिस तो बर्न होगी और साथ में सम पार्ट डर्मिस भी बर्न होगी. और सेकेंड डिग्री बर्न को डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप सेकेंड डिग्री बर्न. तो सेकेंड डिग्री बर्न को और हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं कि ये 2 प्रकार से इसको और क्लासीफाई किया गया. सेकेंड डिग्री याद रखना, सेकेंड डिग्री के 2 और डिवीज़न हैं. तो पहला क्या है, सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न. और हमारा क्वेश्चन ये था यहाँ से, इससे पूछा था कि डीप सेकेंड डिग्री बर्न में क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन नहीं हो, मतलब कौन सा ऑप्शन नहीं है, सही नहीं है. ओके, तो सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है, पहला कि इन्वॉल्व्स अपर लेयर ऑफ डर्मिस, उसको पैपिलरी, वो जो ऐसे रिजेस बनते हैं ना, ऐसे रिजेस, तो ये ऊपर वाला पार्ट बर्न होता है इसमें, पैपिलरी डर्मिस. ये भी सेकेंड डिग्री इरिथमेटस होता है. ब्लिस्टर आर सीन, सेकेंड डिग्री बर्न में ब्लिस्टर, वो जो फपोले देखने को मिलते हैं. ब्लंच टू टच, मतलब टच करोगे तो वाइटिश कलर आ जाएगा. ओके, और ये ऑब्वियस सी बात है पेनफुल रहेंगे. और हील्स विथ स्कायरिंग, क्योंकि अब ब्लिस्टर बनने लगे ना तो अब स्कायर बनेंगे. तो 7 से 14 दिन के अंदर ये सुपरफिशियल वाला सेकेंड डिग्री बर्न ठीक हो जाएगा. अब अपना क्वेश्चन देखिए, इतनी गहराई से पूछते हैं. ओके, सेकेंड डिग्री के टाइप से क्वेश्चन आया है, तो इतना हमें इस टॉपिक में प्रिपेयर होना है कि कुछ भी पूछे तो बताना है हमें. अब डीप सेकेंड डिग्री बर्न को क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज डीप पार्शियल थिकनेस बर्न. ओके, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न. इंजरी एक्सटेंड टू रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस, मतलब वो नीचे वाली लेयर रेटिकुलर वाली वो इन्वॉल्व होती है. सुपरफिशियल में पैपिलरी डर्मिस और यहाँ पे रेटिकुलर डर्मिस. अब इसमें क्या होता है, डोंट ब्लंच, इसमें वाइटनेस नहीं होती इनमें प्रेस करने से. ये मॉडल्ड पिंक एंड वाइट कलर ऑफ वोल्ड सरफेस, पिंक और वाइट कलर का वो बॉर्डर में कलर हो सकता है इसमें. और
पैपिलरी रिफिलिंग इज़ absent, ओके। अगर होगी भी तो बहुत स्लो होगी। कैपिलरी की रिफिलिंग जो ब्लड वेसल्स है माइन्यूट वाली, उसकी रिफिलिंग absent रहती, क्योंकि ब्लिस्टर हैं काफ़ी बर्न हो गया, डीप में पहुंच गया रेटिकुलर में। 3rd डिग्री बर्न में क्या होता है कि अब यहाँ पे फुल थिकनेस बर्न होगा। इसमें इन्वॉल्व्स ऑल लेयर्स ऑफ डर्मिस, मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस सब जल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, करेक्टराइज्ड बाय हार्ड लेदरी स्कार, वो जो काला काला वो जम जाता है ना जलने के बाद, आपने देखा होगा 3rd डिग्री, दैट इज पेनलेस। स्कार वाले जो होते हैं हार्ड लेदरी स्कार, पेनलेस है 3rd डिग्री का, और ब्लैक एंड वाइट और चेरी रेड कलर दिख सकता है। इसमें क्या होगा, नो कैपिलरी रिफिलिंग, सब जल गया, अब रिफिल होने की कोई चांस ही नहीं है। पिन प्रिक सेंसेशन, और ये भी पिन सेंसेशन भी लॉस्ट हो जाता है, ओके। ऑल डर्मल एपिडर्मल कंपोनेंट लॉस्ट, सारे, क्योंकि जल गया और लेदरी स्कार आ गया तो सब खत्म हो गया, ओके। हील्स ओनली बाय वुंड कंट्रेचर, अब वो क्या होगा, कंट्रेचर फॉर्म हो जाएगा, मतलब अब यहाँ पे डिसफिगरेशन समझो कि स्किन का होने लगेगा। रिक्वायर्स एक्सीजन विथ स्किन ग्राफ्टिंग टू हील, अब यहाँ पे 3rd डिग्री जब बर्न होता है ना, तो हमें बेसिकली स्किन ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर फेस उसमें कोई जल गया तो स्पेशली हमको वहाँ पे स्किन ग्राफ्ट लगाना पड़ेगा कॉस्मेटिक पर्पज़ में। 4th डिग्री बर्न क्या है, इन्वॉल्व्स ऑल अदर ऑर्गन बीनीथ द स्किन सच एज मसल, बोन एंड ब्रेन, मतलब 4th डिग्री सबसे वर्स्ट होता है कि स्किन के साथ साथ अदर पार्ट्स भी, मसल्स भी जल गई, बोन भी जल गई, ओके। तो ये बहुत डेंजरस है। तो ये बर्न वाला टॉपिक बहुत हाई यील्ड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि फॉल्स रिगार्डिंग डीप 2nd डिग्री बर्न, तो वहाँ पे क्या है, ये हील विद स्कार सही है, पेनलेस है, डैमेज टू द डीपर डर्मिस सही है, ये था एक, ये गलत था, ओके। लेस ब्लंचिंग बोला है, जबकि नो ब्लंचिंग होती है, ठीक है। देखिए कितना एक्यूरेट पूछा है। अब 2nd डिग्री बर्न की, डीप 2nd डिग्री की बर्न के बारे में और देख लेते हैं। ये पेनलेस होता है, पिन प्रिक सेंसेशन इज प्रिजर्व्ड रहती है यहाँ पे, ये सब चीज़ें रटनी है, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से। हील्स विद इन 3 to 9 वीक्स विथ स्कार फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ओके। 2nd क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये बहुत एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला टॉपिक हाइल्ड है, शायद फार्मा में भी इससे क्वेश्चन पूछा था कि अगर ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो क्या साइड इफ़ेक्ट आएंगे, और यहाँ पे पूछा कि नॉट सीन इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो DIC देखने को मिल होगा, हाइपोथर्मिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। तो उसमें पूछा है कि नॉट सीन, तो हाइपर कैल्सीमिया नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ड्यू टू चिलेटिंग कंपाउंड पड़े रहते हैं जो हम ब्लड प्रिजर्व करते हैं, उसके कारण हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। तो हाइपर कैल्सीमिया नहीं, हाइपोकैल्सीमिया होता है, ओके। देखो ये टॉपिक भी बहुत हॉट है, देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओके। जनरल क्या क्या देखने को मिला है कि फ्लूइड ओवरलोड होगा, बिकॉज हम डाल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड हो गया। हाइपोथर्मिया हो जाएगा, क्योंकि ठंडा हुआ तो ज़्यादा ब्लड हम डाल रहे हैं तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, बिकॉज ये जो फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हैं 2-3 DPG कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या इम्बैलेंस होता है, हाइपर कैलीमिया हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया ये हमारा क्वेश्चन था, वहाँ पे हाइपर दे रखा था। हाइपोमैग्नीसिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, और रेयरली समटाइम सीन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओके। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला टॉपिक हाइल्ड हो गया। 3rd क्वेश्चन क्या है, इन ट्रॉमेटिक केसेस शॉक इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू, अब ट्रॉमा हो गया मतलब पेशेंट कहीं एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, ट्रॉमेटिक है, छत से गिर गया है ना, कुछ भी हो सकता है। तो पूछा है कि मोस्ट लाइकली ड्यू टू, तो ये क्यों होता है, इंजरी टू द इंट्रा एब्डोमिनल सॉलिड ऑर्गन अगर रप्चर हो गए तो शॉक में जाने की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब कई बार क्वेश्चन इसी में ऐसा पूछते हैं कि जो मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन इंजरी कौन सी होती है, कि अगर अब यहाँ तक पहुँच गए, अब नेक्स्ट टाइम पहले क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर क्या है, स्प्लीन। स्प्लीन रप्चर होता है सबसे पहले, ओके। अब देखो ट्रॉमा होगा, ब्लीडिंग होगी, पेशेंट शॉक में पहुँच जाएगा। ऑन द फ्लोर एक्सटर्नल ब्लीडिंग
और ये थोरेक्स, एब्डोमेन, आरआईपी, रेट्रो इंट्रापेरिटोनियल फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, इन सब से मतलब शॉक में पेशेंट जा सकता है। तो ये वाला केस आप समझ गए कि ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेरिफेरल एन्यूरिज्म, डायरेक्ट रिपीट टॉपिक, डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन, पॉप्लिटियल आर्टरी। ओके, इसके बारे में लास्ट वाले वीडियो में देखना, सब एक्सप्लेन करा हूँ मैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, बेस्ट वे टू लोकलाइज एक्स्ट्रा एड्रिनल फियोक्रोमोसाइटोमा। ये इतना हार्ड टॉपिक है, ये शब्द ही फियोक्रोमोसाइटोमा, ये पैथोलॉजी में भी पूछते हैं, ये सर्जरी में भी पूछते हैं, ये मेडिसिन में भी पूछते हैं, ये कहीं पूछ सकते हैं, फिजियोलॉजी में भी पूछ सकते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में हर कुछ जानना है, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, तो बेस्ट वे टू लोकलाइज एक्स्ट्रा एड्रिनल फियोक्रोमोसाइटोमा। ओके, तो देखिए ऑप्शन में दे रखा था एक्सरे, न्यूक्लियोटाइड स्कैन, वीएमए एक्सक्रीशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो अब देखते हैं इमेजिंग के थ्रू कि एमआरआई इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एड्रिनल एक्स्ट्रा एड्रिनल फियोक्रोमोसाइटोमा एंड इन प्रेगनेंसी। मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरआई है। ओके, एमआरआई इज़ 90% सेंसिटिव एंड 100% स्पेसिफिक फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा। और सीटी स्कैन शुड बी परफॉर्म विदाउट कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू अवॉइड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ओके, अगर हम फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट में कॉन्ट्रास्ट डालते हैं तो उसमें हाइपरटेंशन होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए नहीं डालना। और MIBG मिगजी स्कैन इज यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा एड्रिनल फियोक्रोमोसाइटोमा बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज MRI इवन फॉर एक्स्ट्रा एड्रिनल फियोक्रोमोसाइटोमा। तो अब देखो ऑप्शन में तो दे नहीं रखा था ये MRI और बेस्ट पूछा था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के साथ इन लोगों ने बेस्ट पूछा कि बेस्ट बताओ कौन सा है, तो MRI था नहीं, इसलिए न्यूक्लियोटाइड स्कैन बेस्ट हो जाएगा। और बायोप्सी इज कंट्राइंडिकेटेड एज इट प्रेसिपिटेट्स हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो बायोप्सी कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट में बायोप्सी कंट्राइंडिकेटेड है या नहीं, या कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो बायोप्सी कंट्राइंडिकेटेड है पूछ सकते हैं। विच वन इज कंट्राइंडिकेटेड इन फियोक्रोमोसाइटोमा और बायोप्सी दे दे तो बायोप्सी इज कंट्राइंडिकेटेड। ओके, तो फियोक्रोमोसाइटोमा इज हॉट टॉपिक, हाई टॉपिक फॉर सर्जरी, मेडिसिन और कहीं से भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन इस साल आया था, इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, 2021 में। इस बार उन लोगों ने मैकबर्नी पॉइंट का पूछा था, और तब पहले क्या पूछा है तो मतलब हिंट तो मिल जाती ना कि लोग ये इंटरेस्टेड है। जैसे ग्रे टर्नर साइन इज सीन इन, अब देखो हो सकता है इमेज दे रखी हो वहाँ पे, ठीक है। तो अगर फ्लैंक में ये पेट के साइड में अगर कलर दिखता है ब्लूइश रेडिश, तो ये ऐसे दिखता है ये, ठीक है। तो ये ग्रे टर्नर सिंड्रोम है। ग्रे टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में। ओके, और क्यूलिन साइन ये अगर ये अम्बलिकस के अराउंड में दिखे तो ये एकाइमोसिस अराउंड अम्बलिकस, इसको बोला जाता है क्यूलिन साइन। क्यूलिन साइन भी ऑलमोस्ट पैंक्रेटाइटिस में ही देखते हैं हम। और एक्यूट एपेंडिसाइटिस में मैकबर्नी पॉइंट। ओके, मैकबर्नी पॉइंट इलियम से जो डिस्टेंस है वो भी याद रखना कि 2/3 कहाँ से है, 1/3 कहाँ से है। और ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर इधर सुप्रा इलियक रीजन में पेन होगा तो वो मैकबर्नी पॉइंट है। ओके, जहाँ से हम सर्जरी करते हैं हमें पता चलता है कि इसको एपेंडिसाइटिस है, एपेंडिसाइटिस। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस में वो मर्फी साइन देखते हैं। ओके, यहाँ पे थंब लगाते हैं अपोजिट हैंड का और उसको बोलते हैं कि डीप इंस्पिरेशन लो। ओके, तो ये देखो 3 साइन हो गए, मैकबर्नी पॉइंट, मर्फी और ये ग्रे टर्नर क्यूलिन साइन। एक क्वेश्चन फिक्स समझो, ठीक है। इस बार मैकबर्नी के बारे में पूछा था, एपेंडिसाइटिस का केस, और 21 की बात कर रहा हूँ, और ये 18 में क्वेश्चन ग्रे टर्नर साइन से पूछा था। ओके, अब देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम एक्सेप्ट पूछा है। रिपीट टॉपिक है, पीछे वाले पेपर में जाके चेक करना, जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम के बारे में सब कुछ बता दिया गया है वहाँ पे, और ये रिपीट टॉपिक है। देख लो 3-4 क्वेश्चन यार 10 ही क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं। तो पेप्टिक अल्सर होते हैं, डायरिया होगा, ये नहीं होगा। एराइज फ्रॉम बीटा
सेल ट्यूमर ऑफ पैंक्रियाज। ओके, एक्चुअली ये जी सेल से होता है। वहाँ पे मैंने सब कुछ लिखवाया है, जाके चेक कर लेना, रिपीट टॉपिक था एकदम। ओके, वेरी हाई एसिड आउटपुट होता है, ठीक है, क्योंकि ये गैस्ट्रिनोमा है। 8वें नंबर क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्रिक सार्कोमा। मैंने वहाँ पे भी बोला है कि ईसोफेजियल कैंसर और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा से, गैस्ट्रिक के कैंसर से क्वेश्चन एक बनता है। तो इस बार इन लोगों ने सार्कोमा पूछा था, तो आंसर है लियोमायोसार्कोमा, मसल्स का कैंसर। ओके, तो ये सारे अपनी अलग कहानी है। सार्कोमा इसमें था, सार्कोमा ये था। ओके, लियोमायोसार्कोमा रट लेना, बहुत हर चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं हर जगह, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटूसिसेप्शन, रिपीट टॉपिक जाके 17 में चेक कर लेना, उसमें इमेज आई थी और इसमें पूछा है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटूसिसेप्शन। ओके, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, फिर से मैं बताया है फिर भी देख लेते हैं कि एक इंटेस्टाइन का पार्ट दूसरे, मतलब एक दूसरे में वो घुस जाते हैं। ओके, एक टाइप की क्या हो जाता है कि एक इंटेस्टाइन है जैसे, उसमें दूसरा पार्ट आके घुस जाएगा। तो टेलीस्कोपिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू अदर, एक इंटेस्टाइन का पार्ट दूसरे वाले में एकदम घुस जाएगा अंदर, तो उससे क्या होगा, रेड करेंट जेली टाइप का म्यूकस आएगा। मैंने बोला था कि 3 से 9 महीने का बच्चा होगा, एक्सेसिव क्राई होगा। उस बार वो सिम्टम दे रखे थे, इस बार मोस्ट कॉमन पूछा। मिडिल लेयर इज आइसोलेटेड बिटवीन 2 शार्प बेंड्स फर्स्ट टू बिकम गैंग्रीनस। मिडिल लेयर सबसे पहले गैंग्रीन फॉर्म होगा, और उसमें भी एपेक्स इज मोर प्रोन टू गैंग्रीन। हाइजेस्ट इंसिडेंस बिटवीन 4 से 10 मंथ ऑफ एज। ओके, पहले ही मैंने बताया अभी। अप्रोक्स 80 to 90% केसेस अकर बिटवीन 3 to 36 मंथ, मतलब 3 मंथ से 12 मंथ पर 36, 3 साल तक, 3 मंथ से 3 साल तक में ये केस देखने को ज़्यादातर मिले। 80 to 90% केसेस मोस्टली ये ईडियोपैथिक होते हैं इन्फेंट में, एंड टूडलर नो क्लियर ईटियोलॉजी, इनकी कोई क्लियर ईटियोलॉजी नहीं, बस ये हो जाते हैं जैसे भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइप लिख दी, मोस्ट कॉमन टाइप, ये हमारा आंसर था कि इलियोकोलिक, इलियम कोलॉन में घुस जाता है या इन्वेजिनेट कर देता है, उसको बोलते हैं इलियोकोलिक। ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद आता है नंबर इलियोकोलिक, फिर उसके बाद आता है इलियल, कोलोकोलिक मोस्ट कॉमन इन एडल्ट। तो नेक्स्ट टाइम अगर इंटूसिसेप्शन इन एडल्ट पूछे और मोस्ट कॉमन टाइप पूछे तो कोलोकोलिक है। ओके, बी प्रिपेयर्ड। इमेज पूछ सकते हैं, टाइप पूछ सकते हैं, तो ये हो गया इलियोकोलिक, इसमें मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चों में होता है तो इलियोकोलिक। ओके, 10वें नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉलोइंग जेनेटिक काउंसलिंग इन अ फैमिली विथ फैमिलियल एडिनोमेटोस पॉलीपोसिस इज। ये बहुत ही हाई टॉपिक है गाइस, बहुत ही हाई। फैमिलियल एडिनोमेटोसस पॉलीपोसिस, एक क्वेश्चन सर्जरी में आपको दिखना ही है, या तो वो इमेज होगी, ओके, या तो इस टाइप का जीन का कुछ पूछ लेंगे, या तो उसका इन्वेस्टिगेशन कुछ भी, मतलब फैमिलियल एडिनोमेटोसस पॉलीपोसिस दिखेगा, आई एम डैम श्योर। ओके, तो देखिए एफएपी क्या है, फैमिलियल एडिनोमेटोसस पॉलीपोसिस, ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। मान लो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ ले कि एफएपी कौन से टाइप का इनहेरिटेंस होता है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसमें एपी जीन का डिफेक्ट होता है। ग्रेटर देन 100 एडिनोमेटस सीन विथ कोलोनोस्कोपी, अगर 100 से ज़्यादा पॉलिप्स दिखते हैं, एडिनोमेटो पॉलिप्स, कोलोनोस्कोपी जब करते हैं तो मतलब वो एफएपी है। ओके, एज ऑफ पॉलिप फॉर्मेशन इज़ 15 ईयर, जो एज होती है इनके फॉर्मेशन की 15 साल है। इफ 15 ईयर से ज़्यादा हो गया तो पॉलिप अब्सेंट होंगे, बट द म्यूटेशन कैन बी डिटेक्टेड बाय एपीसी जीन टेस्टिंग स्क्रीनिंग। ओके, मतलब उनकी एज लगभग जो लाइफ स्पैन है वो 15 साल का है, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी एज में, लेकिन जब उसके 15 साल का ड्यूरेशन हो जाएगा तो हो सकता है पॉलिप्स दब जाएं, ख़त्म हो जाएं, बट स्क्रीनिंग करेंगे तो जीन्स तो होंगी ना। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इसमें फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस स्क्रीनिंग हम एपीसी जीन टेस्टिंग से करते हैं। ओके, एपीसी जीन टेस्टिंग। अब देखिए इसके बारे में पूरा कवर कर लेते हैं। देखिए मैं ऐसे नोट्स बनाया था और ये मुझे बहुत ही हेल्प किया एग्ज़ाम की, क्योंकि ये एग्ज़ाम देखो यार कितना, सेकेंड डिग्री बर्न का डीप पूछ रहे हैं,
पार्कलैंड फार्मूला से कैलकुलेशन करवा रहे हैं, इंटरसेप्शन से इमेज दे के उसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन तक पहुंच रहे हैं। ये मैकबर्नी, मर्फी, है ना, ग्रेट टर्नर, स्क्यूलेंस, इस टाइप से पूछ रहे हैं यार। कितना पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? ओके। एफएपी डायग्नोसिस के बारे में हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन मेथड टू यूज टू स्क्रीन फॉर एपीसी म्यूटेशन इज एपीसी जीन टेस्टिंग। ये जो क्वेश्चन था हमारा स्क्रीनिंग के लिए, एपीसी जीन टेस्टिंग करते हैं बाय प्रोटीन टर्नकेशन टेस्ट। अब ये टेस्ट पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, तो बी प्रिपेयर्ड। हाँ, इस टाइप से। अब प्रोटीन टर्नकेशन टेस्ट डिटेक्ट्स 80% ऑफ द डिजीज कॉजिंग म्यूटेशंस बट डज नॉट डिटेक्ट मिससेंस म्यूटेशन। ओके, ये प्रोटीन टर्नकेशन टेस्ट है, ये डिटेक्ट करता है 80% ऑफ द डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन, बट ये नहीं पता कर पाता है कि कौन सा मिससेंस हुआ है म्यूटेशन का, कि क्या डिफेक्ट हुआ था एक्चुअली। ओके। थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन टर्निकेशन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हैज़ अप टू 90% म्यूटेशन डिटेक्शन रेट। अगर प्रोटीन टर्निकेशन टेस्ट के साथ स्ट्रैंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो 90% तक हम उसकी एक्यूरेसी, उसका डिटेक्शन पहुंच जाता है, बढ़ जाता है, मतलब ये और अच्छा टेस्ट है। अब डायरेक्ट डीएनए सीक्वेंसिंग इज मोस्ट एक्यूरेट। अगर क्वेश्चन में बोल दे मोस्ट एक्यूरेट तो डायरेक्ट डीएनए सीक्वेंसिंग है। ओके। मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एपीसी म्यूटेशन के लिए अगर मोस्ट एक्यूरेट पूछे तो डायरेक्ट डीएनए सीक्वेंसिंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एपीसी म्यूटेशन विथ 95% डिटेक्शन रेट है इसका। ओके। और अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ प्रोटीन टर्निकेशन करते हैं तो 90% है, और 80% तो आप प्रोटीन टर्निकेशन से है। ओके। ओके, इफ़ ए डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन इज डॉक्यूमेंटेड इन फैमिली द एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट फॉर अदर एट रिस्क फैमिली मेम्बर इज ऑलमोस्ट 100%। अगर फैमिली में, इसीलिए इसको नाम दिया गया है फैमिलियल एडेनोमेटोसिस पॉलीपोसिस। अगर फैमिली में पहले किसी को ये फैमिलियल एडिनोमेटोस पॉलीपोसिस हो गया है तो जो अब हम उस फैमिली के मेंबर का स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो उसका ऑलमोस्ट 100% चांस है कि उसको डिटेक्ट हो जाएगा। ओके। 6 क्या है, ए पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी कंफर्म्ड विद अ डायग्नोस्टिक मोडेलिटी। ओके। अब पॉजिटिव स्क्रीन टेस्ट को कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक मोडेलिटी चेक करनी पड़ेगी हमको, और जो ये कंफर्मेटरी टेस्ट जो है इंक्लूड्स डायरेक्ट डीएनए सीक्वेंसिंग। ओके, ये बेस्ट रहेगा आंसर टिक करने में। एलील स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हाइब्रिडाइजेशन, एएसओ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, उसी को बोलते हैं एएसओ एम्प्लीफिकेशन, एएसओ पीएसआर, आरएफएलपी एंड लाइगेज चेन रिएक्शन। मतलब डायरेक्ट डीएनए सीक्वेंसिंग कंफर्म कर देगा कि टेस्ट स्क्रीनिंग किया, पॉजिटिव आ गया, अब उसको कंफर्म करना है हमें, तो डीएनए सीक्वेंसिंग या एएसओ का हाइब्रिडाइजेशन, एएसओ का एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें कंफर्म करने में हेल्प करेंगी। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं चुपचाप से आके कि फैमिलियल एडिनोमेटोसिस पॉलीपोसिस एपीसी जीन में डिफेक्ट होता है, तो अब एपीसी जीन कौन से क्रोमोजोम में पाई जाएगी? ओके, तो लोकेटेड इन 5q21 क्रोमोजोम। ओके, कहाँ पाया जाता है एपीसी जीन? एकदम रट के जाना, कंफ्यूज नहीं होना। 5q21 नॉट p, 5q21 क्रोमोजोम में। ओके, तो गाइज ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। ओके, ये 2018 का चल रहा है और ये है सर्जरी का पार्ट 2 2A। ओके, तो गाइज 10 क्वेश्चन में गिनना कितने टॉपिक रिपीट हुए हैं। ओके, आपको बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि हाँ यार हम कर सकते हैं। अगर ऐसा पेपर है, ऐसे टॉपिक्स रिपीट होते हैं तो आई कैन डू इट, देन यू कैन डू इट। ओके, और मैं बिजी हूँ इस समय। मैंने बताया था आप लोगों को कि वो मेरी थोड़ी से 4 महीने की इंटर्नशिप रुक गई थी, तो आप लोगों की प्रेयर से हिंदू राव में मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वही मैं प्रोसीजर में बिजी था उसके। ओके, और मैं अपना बेस्ट देता रहूँगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और PDF हैं आपके पास, सेम मैं जो लिखा वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ज़ोरों से रटो इसको। ओके, लीव एवरीथिंग, क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है, इसको रटो
सब बेस्ट होगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर।